तो सबसे पहले हम स्वस्थ व्रत व्रत की बात करते हैं। तो स्वस्थ व्रत में हम पहला जो होता है एस्पेक्ट होता है दिनचर्या। अपना डेली रूटीन कैसा होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले जो है हमें सुबह उठना चाहिए। हमारे आयुर्वेद में बताया गया है फुट मसाज हो गया और दातौन का बताया गया है। पहले के जमाने में देखते हैं हम गांव में जो रहते हैं तो जो नीम का दातौन वगैरह यूज करते हैं, है ना। तो उससे क्या है कि जो उनका जो टीथ का पावर है और डेंटल प्रॉब्लम्स नहीं होती। तो दिनचर्या जो है अपना प्रॉपर होना चाहिए। डेली हमें मॉर्निंग में उठ के मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम में अनुलोम विलोम। अगर हम सुबह जो है प्राणायाम करते हैं तो क्या है हमारे लंग्स से जो है फ्रेश ऑक्सीजन जो है हमारे पूरे बॉडी में जाती है और वो बॉडी से पूरे सेल्स में जाती है। सेल्स में जाने के कारण वो जो सेल्स हैं क्या रह पाती हैं, हेल्दी रह पाती हैं, जिसके कारण वो अपने फंक्शन प्रॉपर तरीके से करती हैं। तो इसलिए जो है मॉर्निंग में बहुत ज्यादा नहीं तो लगभग 20 टाइम्स जो है अनुलोम विलोम हो गया, कपालभाति हो गया और सूर्य नमस्कार जो है हमको इसमें इंक्लूड करना चाहिए। तो और तो ये अपना डेली रूटीन होना चाहिए। स्लीप जो है लगभग 6 से 8 घंटे की होना चाहिए। हमें ट्राई करना चाहिए कि लगभग मॉर्निंग में पहले तो आयुर्वेद में ब्रह्म मुहूर्त बताया गया है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त भी नहीं फॉलो हो पा रहा है। तो उसको मॉर्निंग में कम से कम 6 बजे उठ जाएं, जिससे आपका तो 1 घंटे आप हेल्थ के लिए देंगे तो हेल्थ भी आपके लिए अच्छा टाइम देगा। तो इस तरह से हमें डेली रूटीन फॉलो करना चाहिए। और आयुर्वेद में बताया गया है, हेड मसाज बताया गया है, अंजन बताया गया है आंख के लिए, है ना। तो ये अपने डेली रूटीन में प्रॉपर शामिल करना चाहिए। वीकली जो है अपने होल बॉडी मसाज और स्टीम लेना चाहिए। तो उससे क्या होगा जो हमारे बॉडी के टॉक्सिन है, स्किन में जो भी टॉक्सिन जमा हो रहे हैं वो बाहर निकलेंगे। इस तरह से हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी। तो अपना डेली रूटीन जो है प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। योगा प्राणायाम मैंने बता दिया आपको, है ना। तो कम से कम 15 मिनट इसमें टाइम देना चाहिए आप लोग को। और नेक्स्ट है डाइट। तो जो डाइट है हमें जो है बहुत ही अच्छे से करना चाहिए। बिस्किट ब्रेड जहां तक होना चाहिए अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये देश पे भी डिपेंड करता है। जैसे अपन जो यूरोपियन कंट्री है वहाँ का जो क्लाइमेट ही ऐसा रहता है, ठंडा रहता है, तो सभी डाइजेस्ट हो जाता है जो भी लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू देश अपने इंडिया को ब्रेड सूट नहीं करता है। तो ब्रेड का मतलब मैदा की भी कोई भी चीजें हैं वो नहीं लेना चाहिए। आलू आयुर्वेद में श्रेष्ठ अपथ्य बताया गया है, उसको नहीं लेना चाहिए। जबकि मोस्टली 80% हमारे घर में क्या यूज होता है, आलू यूज होता है। बैगन नहीं लेना चाहिए, बेसन की चीजें ज्यादा नहीं लेनी चाहिए, है ना। तो इस तरह से हम अपने डाइट को कंट्रोल करके सारी चीजें प्रॉपर कर सकते हैं। और ऋतु के अनुसार भी क्या किया जाता है, डाइट लेना चाहिए, है ना। जैसे विंटर सीजन है तो उसमें हमको थोड़ा सा गर्म चीजें लेना चाहिए। और अलग अलग रीजन के अकॉर्डिंग जो है अलग अलग डाइट बताया गया है। तो गर्म जो देश है वहाँ पर लाइट फूड लेना चाहिए। जो ठंडे देश हैं उसमें थोड़ा सा हैवी प्रोटीन डाइट लेते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे आयुर्वेद में डिस्कस की गई हैं और इसका अभी प्रेजेंट एरा में अच्छा एक्सपोर्ट हो रहा है। फिर ऋतुचर्या। ऋतुचर्या के अकॉर्डिंग जो है हमें कौन से ऋतु में कौन सा डाइट लेना चाहिए। और दूसरा ये हमारे बॉडी जो पंचकर्म है वो भी बताया गया है। जैसे मार्च अप्रैल में हमें पंचकर्म का एक वमन प्रोसीजर होता है, जिससे हम क्या करते हैं वोमिटिंग के थ्रू टॉक्सिन को बाहर निकालते हैं। तो जो भी हमारे बॉडी में धीरे धीरे टॉक्सिन जमा हो रहे थे तो उसको हमें क्या कर देना चाहिए, बाहर निकाल देना चाहिए। ऐसे ही एक विरेचन होता है, विरेचन प्रोसीजर जो है उसको हम क्या बोलते हैं। Ritika ma'am, I think बिल्कुल। you are the host now. So you need to make host Dr. Utsav.
Yes, ma'am. Many people were waiting outside, that's why. Okay. Let me admit everyone. Okay, I'm making host. Sir, continue, please. You are again ओके, host. थैंक यू। This slide is तो visible, sir. या थैंक यू। सो नेक्स्ट इज ऋतुचर्या। हमारे जो इंडिया में 6 प्रकार की ऋतु बताई गई हैं: शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। तो हमें क्या करना चाहिए? ऋतु के अकॉर्डिंग जो है डाइट का प्लान करना चाहिए। तो हमारे आयुर्वेद में अलग अलग कौन से ऋतु में कौन से फूड लेना चाहिए और कौन से नहीं लेना चाहिए बताया गया है। तो इसमें ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि टाइम कम है। और नेक्स्ट इसमें शोधन पंचकर्म थेरेपी करते हैं। तो जैसे कि हम वमन की बात करते हैं। वमन मतलब टॉक्सिन जो है वोमेटिंग के थ्रू बाहर को निकालते हैं। तो वो हम मार्च अप्रैल में करते हैं। और जुलाई अगस्त में एक विरेचन प्रोसीजर होता है। विरेचन मीन्स लूज मोशन के थ्रू हम क्या करते हैं, टॉक्सिन को बाहर निकालते हैं। तो इससे क्या होता है, टाइमली जो है ऋतु के अकॉर्डिंग जो है दो से जो हमारे बॉडी से टॉक्सिन है वो बाहर निकलते रहते हैं। तो वो नेक्स्ट स्टेज को फर्दर मूव नहीं कर पाते हैं। अ, क्या होता है, कोई भी डिसीज एकदम से नहीं होती, उसको धीरे धीरे हमारे बॉडी में टॉक्सिन जमा होते हैं, फिर डिसीज होती है। तो इसलिए हम ऋतु के अनुसार अगर शोधन या पंचकर्म कराते रहते हैं तो उससे क्या होगा, हमारे बॉडी में टॉक्सिन नहीं जमा होंगे। तो इस तरह से हम ऋतु के अकॉर्डिंग जो है अपने हेल्थ को मेंटेन करके रख सकते हैं। रसायन, कोई भी रसायन जैसे अच्छी कंपनी का हो गया। आजकल मार्केटिंग भी बहुत हो रही है, जैसे बहुत सी कंपनी प्रॉपर क्वालिटी वाइज च्यवनप्राश नहीं बना रहे हैं। तो अपन अच्छी क्वालिटी का अगर रसायन लेते, च्यवनप्राश हो गया, गुड़ची हो गया, और बहुत सारे रसायन है, अश्वगंधा है, अगर लेते रहते हैं तो हमारा जो है हेल्थ मेंटेन रहेगा और जो इम्यूनिटी है वो प्रॉपर रहेगी। फिर मैं बताया था मैंने आचार्य रसायन। आचार्य रसायन मतलब हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, है ना। तो इसका भी इम्पैक्ट हमारी बॉडी में पड़ता है। हमें गुरुजनों से कैसे बिहेव करना है और पेरेंट्स से कैसे करना है, गार्जियन से कैसे करना है। तो उसका जो है इम्पैक्ट हमारी मेंटल हेल्थ पे पड़ता है। और मेंटल हेल्थ पे जो इम्पैक्ट है वो कहाँ पड़ेगा, हमारे फिजिकल हेल्थ में। तो इस तरह से जो एक दूसरे से को रिलेशन है। तो प्रॉपर जो है आचार रसायन को फॉलो करके हम जो है अपनी फिजिकल हेल्थ को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर बताया गया है रसायन का इम्पोर्टेंस बताया गया है। दीर्घम आयु आया, है ना। तो हमारी जो आयु है, जो अ, आयुर्वेद आयु पे ही वर्क करता है, तो रसायन क्या करेगा, उसको दीर्घ आयु करेगा। और स्मृति मेघा आरोग्यम तरुणम वया, जो वय है अपना शरीर है वो उसको क्या रखेगा, तरुण रखता है, वृद्ध नहीं होने देता है। तो इस तरह से जो है रसायन इम्पैक्ट डालता है हमारी बॉडी पे। प्रभा वर्ण स्वर औदर्य ते इंद्रियम बलम परम। ठीक है। तो हमारा जो बॉडी का जो एज्ड पर्सन होते हैं, ग्लो क्या होता है, डाउन हो जाता है ना। तो इस अगर रसायन का सेवन करेंगे तो उसका जो ग्लो है बॉडी का वो क्या रहेगा, प्रॉपर रहेगा। और जो देह इंद्रिय बलम, इंद्रिय मतलब जो अपने आंख हो गया, कान हो गया, और 11 इंद्रियां बताई गई हैं, वो क्या होंगी, अपनी बलवान रहेंगी। और देह भी अपना क्या रहेगा, बलवान रहेगा। वाक सिद्धिम, है ना, अपना जो बोलने की अ, जो पावर है वो क्या होता है, बढ़ता है। और स्मृति भी बढ़ती है। जो आवाज है ओल्ड एज में क्या होती है, कर्कश हो जाती है, वो रसायन के सेवन से नहीं होगी। तो इस तरह से हम रसायन सेवन हो गया और आचार रसायन से हम अपने हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं।
ये नाड़ी परीक्षा का मैंने बताया। मॉडर्न में तो बहुत सारे डायग्नोस्टिक टूल जो है डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई स्कैन हो गया। लेकिन हमारे आयुर्वेद में नाड़ी परीक्षा किया जाता है, खाली पेट किया जाता है मॉर्निंग टाइम में, जिससे कई सारे वैद्य जो है प्रॉपर जो है डिसीज का नाड़ी को देख के एग्जामिन। हमारे आयुर्वेद में वात पित्त कफ तीन तरह के दोष को हम एग्जामिन करते हैं। तो नाड़ी के थ्रू पता चल जाता है कौन सी नाड़ी वात है या पित्त है या कफ है। इनके भी पांच पांच प्रकार के होते हैं। वात पांच प्रकार का होता है, पित्त पांच प्रकार की, और कफ पांच प्रकार के। तो इसके अलग अलग कौन सी नाड़ी बड़ी है उसके अकॉर्डिंग जो है हम डिसीज का डायग्नोसिस कर पाते हैं। तो इस तरह से नाड़ी परीक्षा के द्वारा हम डिसीज का डायग्नोस कर पाते हैं। नेक्स्ट है पंचकर्म के लिए बताया था मैंने। तो पंचकर्म में दीपन, पाचन, ये पूर्व कर्म होते हैं, है ना। तो इसमें कोई भी डिसीज है किसके कारण होता है। अगर हमारा पेट जो प्रॉपर एपेटाइट है, अग्नि है, वो फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, तो उससे क्या होगा, हमारे बॉडी में टॉक्सिन बनने लगते हैं। और वही टॉक्सिन क्या होते हैं, धीरे धीरे हमारे बॉडी में जमा होते हैं, और वो लॉन्ग टर्म में फिर कोई डिसीज को प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह से हम पूर्व कर्म में इसलिए क्या किया जाता है, दीपन पाचन हो सके। दीपन पाचन मतलब जो क्या करता है, एक अग्नि को बढ़ाता है और एक डाइजेस्टिव पावर को बढ़ाता है। तो पहले जो है पंचकर्म में हम दीपन पाचन करते हैं। और स्नेहन का मतलब होता है ओलिएशन थेरेपी, स्वेदन मतलब होता है फोमेंटेशन थेरेपी, है ना। तो प्रधान कर्म में पांच चीजें आती हैं। वमन कर्म, विरेचन। वमन में हम वोमिटिंग के थ्रू टॉक्सिन को बाहर निकालते हैं। और विरेचन जो होता है लूज मोशन के थ्रू टॉक्सिन को बाहर निकालते हैं। तीसरा है बस्ती, एनिमा के थ्रू जो है हम टॉक्सिन को बाहर निकालते हैं। और जो नस्य है, नोज में जो भी टॉक्सिन होते हैं वहां पर जो है नस्य कर्म के द्वारा टॉक्सिन को बाहर निकाला जाता है। रक्त मोक्षण मतलब जितने भी रक्त विकार होते हैं तो उसमें हम इम्प्योर ब्लड को बाहर निकाल के जो है डिसीज को क्योर करते हैं। तो इस तरह से पंचकर्म के द्वारा जो है हम हेल्थ को मेंटेन करते हैं। यहाँ कुछ पंचकर्म की चीजें बताया है। एक अगर किसी को नींद नहीं आती तो फूड मसाज करने से जो है प्रॉपर नींद आने लगती है। और बॉडी रिलैक्सिंग। तो यहाँ पर मसाज की बात करें तो स्नेहन आयुर्वेद में क्या बोला जाता है, इसको स्नेहन बोला जाता है। तो इसको हम अलग तरह के बहुत सारे ऑयल आते हैं, डिसीज की कंडीशन के अकॉर्डिंग हम सेलेक्ट करते हैं और पूरे बॉडी में अप्लाई किया जाता है। तो जो भी हमारे बॉडी के टॉक्सिन होते हैं वो क्या होते हैं, लूज होते हैं। और ब्लड सर्कुलेशन जो है प्रॉपर इंप्रूव होता है। फिर उसके बाद क्या किया जाता है, फोमेंटेशन करते हैं। फोमेंटेशन का मतलब होता है स्टीम। तो लोकल स्टीम किया जाता है या बॉक्स में बैठाया जाता है, जिसके पसीने के रूप में जब जो है टॉक्सिन जो है बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से स्नेहन स्वेदन से जो शरीर के टॉक्सिन होते हैं, स्किन के टॉक्सिन बाहर निकलते हैं। और इस तरह हमारा जो स्किन है वो हेल्दी रहता है और शरीर हेल्दी रहता है। फिर बताया मैंने वमन। तो वमन में बताया था मैंने कि वोमेटिंग, उल्टी कराकर हम क्या करते हैं, टॉक्सिन को बाहर निकालते हैं। तो अगर हेल्दी पर्सन है तो उसको हमें क्या करना चाहिए, मार्च अप्रैल में लगभग जो है हेल्दी पर्सन पे वमन करा सकते हैं।